प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज लंदन में एक अहम मुशावरत जारी है, एक अहम मुलाकात हो रही है, एक इजलास हो रहा है, मीटिंग हो रही है, जिसमें राना सनाउल्लाह साहब मौजूद हैं, जावेद लतीफ़ साहब मौजूद हैं, मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब खुद तो हैं ही, परवेज़ रशीद साहब मौजूद हैं। ज़ाहिर है इसमें बड़ी अहम ये मुलाकात है, क्योंकि इसमें फ़ैसला होना है कि या इस पर बातचीत होनी है, फ़ैसला शायद अभी ना भी हो पाए कि जो इंतखाबात हैं वो अगले 90 दिन में पूरे मुल्क में होने हैं या सिर्फ 2 सूबों में होने हैं या अगले 90 दिन में 2 सूबों में भी नहीं होने हैं। और जाहिर है जब ये सारा सिनेरियो डिस्कस किया जा रहा होगा तो जो इसके पस मंज़र में जो चीज़ होगी वो होगी पाकिस्तान की इकॉनमी, IMF और इन तमाम चीज़ों की रोशनी में ही ये फैसला होना है कि इलेक्शन में उतरना है, नहीं उतरना है, IMF के पास जाना है, उसके बाद उतरना है, या सिर्फ 2 सूबों में जाना है, पूरे मुल्क में जाना है। आप इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को इकॉनमी से अलग करके नहीं देख सकते। यही वजह है कि इन तमाम चीज़ों पर गौर व गौस के लिए एक मुशावरत लंदन में जारी है। दूसरा, आज निगरान वज़ीर आला के नाम पर इत्तफ़ाक़ राय अब तक नहीं हो सका। निगरान वज़ीर आला पंजाब के नाम पर, हुकूमत अपने नामों पर डटी हुई है, और जो परवेज़ इलाही साहब हैं उन्होंने तो अपना एक नाम तब्दील भी किया है और एक और ऐसा नाम दिया है जो PMLN को बज़ाहिर ऐसा लगता है काबिल कबूल होना चाहिए, क्योंकि नवीद चीमा साहब का जो नया नाम आया है वो खुद शहबाज शरीफ साहब के साथ काम कर चुके हैं और नवाज शरीफ साहब के दौर में उनको बड़ा अहम ओहदों पर लगाया गया और उनकी सलाहियतों पर बड़ा एतराफ़ करते हुए उनको अहम ओहदे दिए गए। तो इस नाम पर क्या PDM को, PMLN को इस पर भी एतराज़ होगा? दूसरा, 35 इस्तीफे कबूल हो गए हैं लेकिन PDM ज़िमनी इलेक्शन में नहीं उतर रही, उनकी अपनी रीजंस हैं, इस पर हम बात करेंगे। और इकॉनमी जो है उस पर खुद PMLN के अंदर बड़ी तशवीश पाई जाती है और कैसर शेख साहब ने, जो फाइनेंस कमेटी को हेड करते हैं पार्लियामेंट में, उन्होंने आज इस पर एक बड़ी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तो इन तमाम चीज़ों पर आज हम गुफ्तगू करते हैं। मेरे साथ आज के प्रोग्राम में हुमायूं अख्तर साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया हुमायूं अख्तर साहब, खुश आमदीद। कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कैसर साहब बहुत शुक्रिया। और बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब मौजूद हैं हमारे साथ, कानूनी पहलुओं पर ज़रा इनसे राय लेंगे और आगे चलकर नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं सबसे पहले आपको हुमायूं अख्तर साहब, परवेज़ इलाही साहब का बयान सुनाना चाहता हूं, जिसमें उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन अगर चीफ मिनिस्टर लगाएगा तो हम उस नाम को नहीं मानेंगे। क्या कहा है परवेज़ इलाही साहब ने, जरा सुन लीजिए। हमने नाम ऐसे दिए थे, उसमें अब नून के लोग थे। अब शहबाज शरीफ के जो अपने कैबिनेट सेक्रेटरी हैं सुखेरा साहब, उनका नाम है। फिर हमने खोसा साहब का नाम दिया था, वो शहबाज शरीफ के चीफ सेक्रेटरी भी रहे हैं, कमिश्नर रहे हैं, सारा काम इनके साथ मिल के करते रहे। अगर नीयत ख़राब हो वो अलग है, लेकिन एक चीज़ है, हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर का बनाया हुआ चीफ मिनिस्टर, उसको चलने नहीं देंगे और हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छा, अब हुमायूं अख्तर साहब, कानून ये कहता है कि अगर इत्तफाक राय नहीं हो सकेगा तो इलेक्शन कमीशन नाम देगा निगरान वज़ीर आला का। अब ये कानून कहता है, लेकिन परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि हम उसको चलने नहीं देंगे जो इलेक्शन कमीशन नाम देगा। हो सकता है वो बहुत ही माकूल नाम दे जिस पर आपको भी एतराज़ ना हो। तो ये पॉलिसी जो है ये क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर तय हो गई है कि इलेक्शन कमीशन के नाम पर तो हम मुत्तफिक नहीं होंगे? इसका मुझे इल्म नहीं है, ये बैरिस्टर साहब तशरीफ रखते हैं, लीगल एस्पेक्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन पे तो वो बताएंगे। मैं बतौर पार्लियामेंटेरियन, मेरी नॉलेज तो ये है कि पहली जो सतह की कंसल्टेशन होती है वो सबका चीफ मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन की होती है इस असेंबली की, जो कि आजकल हो रही है। अगर इसमें इत्तफाक राय नहीं पाया जाएगा तो 4 मेंबर ट्रेजरी और अपोजिशन के नॉमिनेट किए जाएंगे। एक कमेटी बनेगी जिसमें ये दोनों पार्टियां 3-3 नाम देंगी, और अगर उसमें भी इत्तेफाक ना हो सका तो फिर मेरा ख्याल में ये जो 6 नाम होते हैं अंडर कंसिडरेशन, ये इलेक्शन कमीशन के पास जाते हैं। मेरी तो ये नॉलेज है, शायद परवेज़ इलाही साहब ने, मुझे यकीन है कि अपने लीगल काउंसिल से कंसल्ट किया होगा जो उन्होंने आज बयान दिया है, लेकिन शायद बैरिस्टर साहब इस पर कुछ ज़्यादा रोशनी डाल सकें। चलिए ये नुकता बैरिस्टर साहब से ज़रा समझ लेते हैं। बैरिस्टर साहब, वो पहला मरहला तो गया, उसमें चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर की मुशावरत होनी थी, नहीं हुई, अब कमेटी बन गई है, उसमें भी इत्तफाक राय होता नज़र नहीं आ रहा, तो इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। 2 चीज़ें बता दीजिए, ये इलेक्शन कमीशन की के पास एब्सोल्यूट पावर्स हैं और वो जो नाम दे देंगे उस पर इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता, उसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। और दूसरा ये बता दीजिए कि क्या जो 5 या 6 नाम आएंगे हमारे सामने,
उन्हीं में से एक चीज इलेक्शन कमीशन ने लगाना है या इलेक्शन कमीशन उससे हटकर भी कोई नाम दे सकती है? देखिए, हमारी अख्तर साहब इन्होंने बड़ा कानूनी पहलू को डिस्कस कर लिया है। जब पॉलिटिशियंस अपने फैसले खुद नहीं कर सकते, अगर एक प्रोविजन मौजूद है कि आपने चीफ मिनिस्टर और अब लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ मिलकर ये डिसाइड करना है कि हु इज गोइंग टू बी द इंटरिम चीफ मिनिस्टर, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रोविजन मौजूद है कि अगर आपके अंदर कैपेसिटी नहीं है एज पॉलिटिशियन टू डिसाइड, तो उसके बाद एट द एंड ऑफ द डे इलेक्शन कराना या उस प्रोसेस को, देखें इंटरिम सेटअप इसलिए बनाया जाता है, उसका काम इलेक्शन कराना होता है। तो इलेक्शन कराने का मैंडेट सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। ये जो प्रोविजन आपने दे दी है कि जनाब आप लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ मिलके डिसाइड कर लें, उसके बाद अगर वहां डिसाइड नहीं होता तो एक कमेटी बना दें, अगर उधर भी आप डिसाइड नहीं कर रहे, तो एट द एंड ऑफ द डे कॉन्स्टिट्यूशन आपको, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास मैंडेट है टू कंडक्ट इलेक्शंस। इंटरिम सेटअप का मेन मकसद कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इलेक्शन, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना होता है। तो एक और बात भी है ना, देखें ना भाई, अगर पॉलिटिशियन अपने फैसले एक स्टैंडर्ड के मुताबिक, अपनी प्रोविजन के मुताबिक, अपने मैंडेट के जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया हुआ है उसके मुताबिक फैसले नहीं कर सकते, तो एट द एंड ऑफ द डे दिस मैंडेट लाइज विद द इलेक्शन कमीशन कि उन्होंने इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर कराना है। तो उन 6 में से, आप वाली बात, उन 6 में से फिर इलेक्शन कमीशन के पास मैंडेट आ जाता है। और अगर ये मैटर लेके जाते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट इनसे हर हालत में ये पूछेगी कि आपके हाथ में चीज थी, पॉलिटिशियन के हाथ में ये चीज थी, आप लोगों ने फैसला नहीं किया, तो उसके बाद जब मैंडेट इलेक्शन कमीशन के पास गया तो यू कैन नॉट रेज द ऑब्जेक्शन। जी सही। और इलेक्शन कमीशन क्या इन जो नाम अभी तजवीज दोनों तरफ से हुए हैं उसके अलावा भी किसी शख्स को निगरान वज़ीर आला लगा सकती है, या इन्हीं में से बाइंडिंग है इलेक्शन कमीशन की? इन्हीं में से देगी। देखिए, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार इलेक्शन की हद तक, इंटरिम सेटअप की हद तक ये है कि इनिशियली दैट मैंडेट लाइज विद द ट्रेजरी बैंक और उसके साथ साथ आपके अपोजिशन के लोगों के पास आता है। जब इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगी तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको एक रास्ता दिखाया हुआ है कि एट द एंड ऑफ द डे आपने कोई इंटरिम सेटअप डेवलप तो करना है ना, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, फिर वो 6 नाम देंगे और उनमें से देखें, कोर्ट उस वक्त तक जब प्रेस्क्राइब प्रोसीजर को आप फॉलो कर रहे हो तो कोर्ट इंटरवीन नहीं करती। ये परवेज इलाही साहब को किसी ने गलत गाइड किया है। जब आप प्रेस्क्राइब प्रोसीजर को जो लेड डाउन है इन द कॉन्स्टिट्यूशन उसको आप फॉलो कर रहे हो तो फिर कोर्ट उसके अंदर इंटरवीन नहीं करती। अगर आप फेल हैं, इफ यू हैव फेल्ड सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाया जा सकता कंसेंसस नेम, फिर कमेटी पे भी आप एग्री नहीं किया तो बिल्कुल सही है सर। चलिए, बिल्कुल ठीक है, चला जाता है। राइट सर, अब इस पर तो हमारी क्लैरिटी हो गई, लेकिन इस पर मजीद हम चीज़ें आगे डिस्कस करते हैं। लेकिन मैं शेख साहब पहले आपसे और फिर हुमायूं अख्तर साहब के पास ये सवाल ले जाता हूँ, क्योंकि आज जो मीटिंग्स हो रही हैं या चीज़ें डिसाइड हो रही हैं कि इलेक्शन कराने हैं नहीं कराने, ये भी तजावीज़ दी जा रही है। कल इरफान कादिर साहब हमारे प्रोग्राम में थे, वो ये भी तजवीज़ दे रहे हैं कि अगर 30-90 दिन के लिए एक बुरी हुकूमत आ जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि 90 दिन में इलेक्शन हो, वो बुरी हुकूमत आगे एक्सटेंड भी कर सकती है, और उसके कानूनी हवाले वो दे रहे थे। मुझे ये बताइए कि आप इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में जब देखते हैं तो इलेक्शन आपको कितना ज़रूरी महसूस होते हैं अगले 3 महीने में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारी इकानमी इतनी ज़्यादा मखदूश हो चुकी है जो इससे पहले कभी भी नहीं हुई, पाकिस्तान की तारीख़ में नहीं हुई। तो देखिए, इस वक्त LCs इस्टेब्लिश नहीं हो रही और जो कंटेनर पड़े हैं हज़ारों की तादाद में पोर्ट पे, वो क्लियर नहीं हो रहे। मैं इसी काम के लिए पिछले हफ्ते फाइनेंस कमेटी के मेंबरों को लेके पहले तो हमने फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जाकर मुख्तलिफ बिजनेसमैनों से इंटरेक्शन किया और उनकी बातें सुनी, उनके ग्रीवेंसेस क्या हैं जी, जो कि जेन्युइन थे, बहुत जेन्युइन। उनके तो प्रॉब्लम ये है कि उनका कोई रॉ मटेरियल, उनकी कैसे कोई इंडस्ट्री चलेगी जब रॉ मटेरियल नहीं होगा तो इंडस्ट्री नहीं चलेगी। पहले जो कंटेनर पड़े हुए हैं उसमें इतना ज़्यादा कंटेनर चार्जेस और जो उसके रेंट लग चुके हैं
वो डॉलर में पे करना है। वो आए थे कॉन्ट्रैक्ट पे, एलसी लाई थी, जो एलसी नहीं खुली वो हज़ारों कंटेनर वहाँ पड़े हैं। उसमें खाने पीने की चीज़ें भी हैं, दालों के भी हैं, रॉ मटेरियल के भी हैं, हज़ारों कंटेनर स्टील के। मार्केट में प्राइस एक एक दिन में 20% बढ़ रही है। हाँ। आप इन हालात में जब इंडस्ट्री, आप कह रहे हैं कि आपने ऐसी सूरत हाल कभी नहीं देखी? ना देखी, और ये मतलब ये मैं डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता जो सूरत हाल, अल्फाज ही नहीं है, मेरे पास अल्फाज नहीं है इस सूरत हाल को डिस्क्राइब करने के लिए। कभी हुई नहीं, किसी जगह नहीं हुई, मुझे समझ नहीं आ रही क्या हो रहा है। क्योंकि किस तरह ये तो चलें, मिफ्ता साहब को तो सलमान शहबाज ने जोकर कह दिया कि वो इसके जिम्मेदार हो गए, लेकिन इसहाक डार साहब आए हैं, वो भी नहीं कर पा रहे, ये क्या वजह है? इसहाक डार साहब से तो बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी। जी, इसहाक डार साहब से हमें भी बहुत उम्मीदें वाबस्ता थी और हैं। उन्होंने कहा था कि हम डॉलर का रेट नीचे करेंगे, लेकिन क्योंकि हमारे पास है ही नहीं, डॉलर ही नहीं है हमारे पास। एक्सपोर्ट वालों ने पैसे रोक लिए हैं। उनको लग रहा है 30-35 रुपए का फ़र्क है जो इंटरबैंक रेट में और वैसे रेट में, तो क्यों वो पैसे भेजेंगे। रेमिटेंस जो है 19% कम हुई है दिसंबर में पिछली बार। इंपोर्ट जो है, जिसने फ़र्ज़ करो 100 टन की एलसी खोलनी थी, जब ये र्यूमर फैल गई, उसकी डिमांड 100 टन थी, तो र्यूमर फैल गई कि एलसी नहीं शायद खुलेंगी, तो उसने 200 टन की एलसी खोलनी शुरू कर दी। इन सब चीज़ों ने उसके ऊपर इम्पेक्ट किया है। और अब सबसे बड़ा मसला तो ये हो रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं। ये तो स्टेट बैंक के गवर्नर मिलते भी हम तो 3 महीने की बात कर रहे हैं कि 3 महीने में इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, तो आप जो सूरत हाल बता रहे हैं तो 3 महीने तो बहुत दूर की बात है। मैं तो ये देख रहा हूँ कि 1 महीने में जो बेरोजगारी होगी और ये सारे निकल पड़ेंगे बाहर, मजदूर किधर क्या करेगा? अच्छा, जब उसको खाने पीने का नहीं मिलेगा, बाहर निकलेंगे सड़कों पे। मैं बिल्कुल ये देख रहा हूँ। मैं आपको कैटेगोरिकल, इलेक्शनों की तो बात छोड़ दीजिए, ये इलेक्शन का वक्त ही नहीं है। इलेक्शन आप पे डिस्कस क्यों करते हैं, मुझे तो ये हैरानी है। इलेक्शन होने नहीं चाहिए। नहीं होने चाहिए, पर नहीं, मतलब अगले 3 महीने में नहीं होने चाहिए। मेरा मतलब कौन कराएगा? पैसे नहीं है आपके पास, मटेरियल नहीं है, लोग परेशान हैं, लोग बावेला कर रहे होंगे, आप लेकिन क्या कराएंगे? सही है, अगर आपका ये आर्गुमेंट है। मैं ये कह रहा हूँ सबसे ज्यादा तो जो 1.5-2 महीने से जो कंटेनर पड़े हैं और डिटेंशन चार्जेस तकरीबन 20-25%, तो उसके मैं आपको एक आसान सी बात बताऊँ। एक बिजनेसमैन होता है, उसने 1 करोड़ रुपए का माल मंगाया होता है, ठीक है, उसमें 70-80 लाख रुपए तो उसको बैंक देता है, 20-30 लाख उसका होता है। 20-30 लाख नुकसान हो चुका है, वो फेल हो चुका है। अच्छा, सब बिजनेसमैनों का खाम हो गया है और रो रहे हैं वो। अच्छा, वो कह रहे हैं हम क्या करें। तो बिजनेसमैन की कोशिश है कि दिवालिया होने से खुद को बचा ले। अच्छा, मुझे बिजनेसमैन का नहीं है इतना, क्योंकि मैं खुद बिजनेस, उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी तो आ रहा है, कमाया भी हुआ है, वो नहीं है। मसला ये है कि वो जो मटेरियल, रॉ मटेरियल नहीं होगा, इंडस्ट्री नहीं, और 15 दिन में इंडस्ट्री सब बंद हो जाएगी, एक्सपोर्ट्स नहीं होंगी, जब एक्सपोर्ट नहीं होगी तो वो लेबर को बाहर निकाल देंगे। आप कह रहे हैं कि इलेक्शन की बातें कर रहे हैं और कैसे हैं। मैंने पिछले काफी अरसे से एक लफ्ज कहा था, वो दोबारा सुन लीजिए। मैंने कोई आज पहली बार नहीं कहा, 7 महीने से ये कह रहा हूँ कि हमारा जो मरीज है पाकिस्तान की मईशत का, वो वेंटिलेटर पे है। अच्छा, अब उस जवान की आप शादी के इलेक्शन का कहना ये मतलब है कि उसकी शादी की डेटें रख रहे हैं, पहले उसको बचाओ तो सही, वो बच रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है, मरीज बच रहा है। इन्हीं चीज़ों पे बहुत एक्सपर्टीज है हमायूं अख्तर साहब की भी, जरा उनसे मैं राय ले लूँ। हमायूं अख्तर साहब, इकोनॉमी की जो सिचुएशन है आप भी उसको बखूबी जानते हैं, आपकी गहरी नज़र आई एम श्योर उसके ऊपर। कैसर शेख साहब कह रहे हैं आप इलेक्शन की बात भी कैसे कर सकते हैं इन हालात में? इलेक्शन तो हो ही नहीं सकते, पैसे नहीं है आपके पास, पहले तो ये जो इमरजेंसी सिचुएशन है इससे निकालें, फिर इलेक्शन की बात करें। इकोनॉमिक इमरजेंसी, जी, इकोनॉमिक इमरजेंसी से हमारे साहब क्या कहते हैं आप इस पर? पहले तो मैं कैसर शेख साहब ने हौसले की बात की है, हालांकि ये PMLN के MNA हैं, फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन हैं, और मैं जो उन्होंने फरमाया मैं 100% उससे मुत्तफिक हूँ। सो अब आप आ जाइए इसकी थोड़ी रेमेडी पे। देखिए हुआ क्या है, जो 8th रिव्यू है वो कोई 5-6 महीने लगाए मिफ्ता इस्माइल साहब ने 8th रिव्यू मुकम्मल किया, और अनफॉर्चुनेटली डार साहब ने आते ही एक तो जो फ्री फ्लोट एग्री किया हुआ था पाकिस्तान ने IMF से कि रुपए को फ्री फ्लोट रखना है विद लिमिटेड नंबर, क्वार्टरली बेसिस पे एडजस्टमेंट्स हो सकती थी अब्यूज रोकने के लिए, वो ख़त्म कर दिया। इस वक्त 3 रेट हैं जो इस वक्त इस मुल्क की जो सबसे बड़ा मसला है, वो एक इंटरबैंक रेट है, एक ओपन मार्केट रेट है और एक ब्लैक रेट है। ब्लैक रेट और इंटरबैंक में 35-40 रुपए का फ़र्क है। तो जैसे कैसर शेख साहब ने कहा 19% दिसंबर टू दिसंबर आपकी रेमिटेंसेस कम हो चुकी हैं, एक्सपोर्ट्स इस वजह से कम हो चुकी हैं, ये बुनियादी वजह है। दूसरा, आप
ऑब्वियसली सबसे पहली चीज IMF जो है वो आपसे मिलने नहीं आ रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब का फोन किया है, वो मिलने नहीं आ रहे आपसे, डेलीगेशन नहीं भेज रहे, क्योंकि ये 9th रिव्यू में उनकी पोजीशन बड़ी क्लियर है। वो आपसे प्रायर एक्शन करवाएंगे, पैसे देने से पहले प्रायर एक्शन करवाएंगे। वो कहेंगे जी कि रुपया को करो, और ये हमेशा गलत होता है। आपने 4-5 महीने ये कर दिया ना, अब आप इसको 250 रुपए पे फर्ज करें अगर ले गए, तो आप इमेजिन करें कि 25% से इन्फ्लेशन कहां जाएगी, एक जंप मारेगी। इसी वजह से कहते हैं कि ये करेंसी को मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए। दूसरा जो एक्शंस रिक्वायर्ड थे, अग्रीड थे, मिफ्ता इस्माइल साहब ने, इनके अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने अग्री किए थे। एक सर्टन लेवीज आपको लेवल रखना था, पेट्रोलियम पे, डीजल पे लेवीज, और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स बढ़ाने थे, गैस टैरिफ्स बढ़ाने थे। इस पे कोई काम नहीं हुआ। अब देखिए मेरी बात सुने, इस मुल्क को अब ज्यादा या तो आप IMF प्रोग्राम में जाएं, और स्ट्रेट वे, आज सुना को मीटिंग हुई है इस्लामाबाद में, पता नहीं क्या था, एक मीटिंग इस्लामाबाद में हो रही है, एक मीटिंग लंदन में हो रही है। अब देखिए लंदन में जो मीटिंग हो रही है वो PMLN का जो दूसरा धड़ा है उसकी मीटिंग हो रही है। अब देखें वो क्या फैसला करते हैं। अजीब व गरीब चीज चल रही है, एक तरफ हुकूमत पाकिस्तान बैठी हुई है PDM की, एक तरफ लंदन में फैसले हो रहे हैं। इस तरह आप इकॉनमी चलाएंगे, आप देखें कितना लाखों करोड़ों लोगों को आपने उनकी रोजी दाव पे इस मुल्क में लगाया, मुल्क दाव पे लगाया हुआ है। या तो अगर आपने इस पर कोई चारा नहीं है, अगर आप IMF प्रोग्राम में नहीं जाएंगे और खुदा ना खास्ता मुल्क को कोई और डिबैकल होता है, तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो उससे बदतर होंगे। ये जो IMF आपको प्रोग्राम देगा और जो इम्प्लीमेंट करेंगे, अगर आप वो नहीं करे होंगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस इससे बदतर होंगे। आप कैसर शेख साहब से, अब आपका एक सवाल और था आपका, इम्पोर्टेंट सवाल था। आपने कहा था कि इस इलेक्शन से मुतालिक फाइनेंशियल, अब बैरिस्टर साहब तशरीफ रखते हैं। देयर इज ए क्लॉज कॉल्ड फाइनेंशियल इमरजेंसी, बट वो क्लॉज ये हरगिज नहीं कहती कि क्योंकि फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी तो इलेक्शन भूल जाओ। कौन फैसला करेगा कितने अरसे के लिए भूल जाओ? एक आइन पाकिस्तान का है, पाकिस्तान के आइन में एक एक्सट्रीम सिचुएशन, अगर वॉर लाइक सिचुएशन है, वॉर लाइक सिचुएशन, यू नो, इंटरनल और एक्सटर्नल, उसमें एक इमरजेंसी का सोचा जा सकता है और उसमें कुछ मेजर्स लिए जा सकते हैं। ये आप इस चीज को, इस खुशफहमी में, मैं 35 साल से देख रहा हूं, हर इलेक्शन से पहले होता है कि केयर टेकर लंबा हो जाएगा और असेंबली की टर्म बढ़ जाएगी। 35 साल से मैं देख रहा हूं, और कोई नेशनल गवर्नमेंट बन जाएगी। ये नहीं हो, ना कभी हुआ है, ना ये अब होगा। अब आप हुकूमत में बैठे हुए हैं, फैसला करें IMF के प्रोग्राम इंप्लीमेंट करना कि नहीं करना, वरना रास्ता साफ करें। और ये जो इलेक्शन है पंजाब के KPK के, ये कोई नहीं रोक सकेगा। अगर PMLN को, PDM को अपना फायदा देखना है तो ये 2 सूबों में इलेक्शन ना कराएं, बल्कि पूरे पाकिस्तान में करवाएं। वो बॉल उनके कोर्ट में है, क्योंकि अगर हम इलेक्शन कर गए और PTI, बिल्कुल ठीक है, आपकी राय है कि कामयाबी होगी, तो अगर नॉर्मल टाइम पे, नेशनल असेंबली के इलेक्शन हुए, नॉर्मल टाइम पे इलेक्शन हुए, तो ये बहुत नुकसानदेह होगा PDM के लिए। सही है, राइट सर। मैं नज़ीर लगारी साहब से एक राय लेकर फिर जाऊंगा ब्रेक पर। नज़ीर लगारी साहब, इलेक्शन इस वक्त इस सिचुएशन में हो नहीं सकते, या इन तमाम मसाइल का इलेक्शन ही हल है? 2 राय आई हैं हमारे पास, आप क्या कहते हैं? मेरा ख्याल है कि जब से इलेक्शन का मुतालबा शुरू हुआ है तब से बदतरीन हालात का आगाज हुआ है, और जो लोग इस मुतालबे के साथ आए थे उनका बुनियादी मकसद मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करना था और गैर यकीनी सूरत हाल पैदा करना था, और वो हो गई है। अब आप इससे निकल नहीं सकते। उन्होंने एक कील ठोंक दी थी जब इन्होंने फ्रीज कर दिए थे गैस के और पेट्रोल की प्राइसेस को फ्रीज कर दिया था 156 पर, और उन्होंने वादे कर लिए थे और वहां जाकर कह दिया था कि जनाब हम जो है वो बढ़ाएंगे। IMF के साथ जो कुछ भी इन्होंने कहा था और उसको बढ़ाने के कहकर फिर अदम इस्तेहकाम की राह पर चल चले, मुल्क को पटरी पर नहीं आने दिया है। अब इलेक्शन होते हैं तो नहीं होते हैं तो इसका नहीं बनता है। आपकी इकोनॉमी एक ऐसी नहज पर पहुंच गई है जहां आगे डिजास्टर है। आप एक ऐसी ट्रेन पर बैठे हुए हैं जिसके आगे जो है वो तेजी से जा रही है और नीचे की तरफ लुढ़कती जा रही है, आगे डिजास्टर सामने है और सामने आपका टकराव का कोई ना कोई सूरत मौजूद है। ऐसी सूरत हाल में आप इलेक्शन कराएं तो, इलेक्शन ना कराएं तो सूरत हाल आपके सामने है। एक बहुत बड़ा
कंसेंसस चाहिए है तमाम चीजों का, इदारों का और साथ में पॉलिटिकल पार्टीज का कि भाई हमने इस मुल्क को मिलकर संभालना ही नहीं संभालना है, पॉइंट स्क्वायरिंग करनी है, यहाँ पर अपने दूसरों को जो है दूसरे फरीक को दमन करना है। अगर ये प्लेटफॉर्म क्या है, मसला तो ये है ना गाजी साहब। भाई करते रहे हैं लोग, अपोजिशन में बैठ कर करते थे। नवाब नसरुल्लाह खान ने किया था, मुफ्ती महमूद ने किया था, जुल्फकार अली भुट्टो ने किया था, फिर उसके बाद मार्शल आ गया, दूसरी बात है। लेकिन लोग कंसेंसस के लिए डेवलप करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने का अमल है। खान साहब ने कहा अपोजिशन में होऊंगा तो हुकूमत को नहीं चलने दूंगा, हुकूमत में होऊंगा तो अपोजिशन को नहीं चलने दूंगा। इस नुक्ते नजर पर जो शख्स चलेगा मुल्क में इस्तेकाम आएगा, कयामत आ जाएगी, इस्तेकाम नहीं आएगा। इमरान खान के तमाम मुतालबात मान लें, अगर मुल्क में इस्तेकाम आ गया तो फिर मैं आपके साथ हूंगा, बैठूंगा और मैं कहूंगा जी मेरा अंदाजा गलत था। ये आ गए तब मुल्क में तबाही ये नजर आ रही है। ये नहीं आते हैं तो इस वक्त तो हम जिस हालत से गुजरे हैं वो गुजर ही रहे हैं। लेकिन ये सारी सूरत हाल इनकी 3 साल 3.5 साल कारकर्दगी और पिछले 9 महीने की जो पॉलिटिक्स है उसने सारे हालात पैदा किए हैं। सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन अभी कैसर शेख साहब समझते हैं कि इलेक्शन नहीं हो सकते इन हालात में, तो फिर कैसर शेख साहब के ख्याल में इस मसले का हल क्या है, ये तो हम इनसे पूछेंगे। अगर इलेक्शन के बगैर भी जाना है तो वो फिर इसहाक डार साहब कर क्यों नहीं रहे। लेकिन एक चीज, आज लाहौर हाई कोर्ट में बड़ी इंपॉर्टेंट हियरिंग हुई है तोशाखाना से मुतालिक। हुकूमत ने वहां पर मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ये तफसीलात मंजर आम पर नहीं लाई जा सकती, क्योंकि इससे बैनुल अक़वामी ताल्लुकात मुतासर होंगे, कौमी सलामती को खतरा होगा, और साथ साथ ये भी कहा गया है कि इससे मीडिया हाइप बन जाती है। ये अदालत ने फिलहाल तो ये तमाम आर्गुमेंट मानने से इनकार कर दिया और मजीद रिपोर्ट मांगी है। वैसे शेख साहब की इस पर भी राय लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में आज भी समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार ने क्या कहा था कि तोशाखाना की जो तफसीलात हैं वो जारी की जाएं कि किस किस ने कौन कौन से तहाइफ वहाँ से लिए हैं। आज लाहौर हाई कोर्ट में वफाकी हुकूमत के साल 2015 में वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की जानिब से जो एक लेटर जारी हुआ था उसको बुनियाद बनाकर हुकूमत को मिलने वाले तोशाखाना तहाइफ की मालूमात देने से इनकार किया गया है। उसमें क्या कहा गया, नवाज शरीफ की वज़ारत उज़्मा के दौरान 26 नवंबर 2015 को वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने एक लेटर में करार दिया था कि तोशाखाना तहाइफ से मुतालिक मालूमात क्लासिफाइड हैं, पब्लिक नहीं की जा सकती। इसी लेटर का हवाला दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से 2015 के इस लेटर में यह करार दिया गया था कि तोशाखाना तहाइफ की मालूमात से गैर ज़रूरी मीडिया हाइप क्रिएट हो सकती है। 2015 के लेटर के मुताबिक तोशाखाना तहाइफ की मालूमात से जो मीडिया हाइप पैदा होगी वो मुमकिना तौर पर आलमी ताल्लुकात और पाकिस्तान के मुफादात को ठेस पहुंचाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के 2015 के लेटर में यह भी कहा गया था कि तोशाखाना तहाइफ की मालूमात फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस 2002 के सेक्शन 15(1) के दायरा इख्तियार में आती हैं। यानी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्डिनेंस 2002 के सेक्शन 15(1) के मुताबिक अगर किसी इंफॉर्मेशन के इंकिशाफात से आलमी ताल्लुकात मुतासिर हों, पाकिस्तान के मुफादात को संगीन और नुमाया खदशा हो, तो इसके इंकिशाफ से छूट दी जा सकती है। फिर यह भी हमें पता चला है कि नवाज शरीफ दौर के इस लेटर के अलावा मालूमात तक रसाई के हक का एक्ट 2017 भी ऐसी मालूमात की फराहमी से इस्तिस्ना फराहम करता है जो किसी फर्द की जाती राजदारी से मुतालिक, और यह सब अदालत में कहा गया है। मालूमात तक रसाई के हक के एक्ट 2017 के मुताबिक ऐसी मालूमात की फराहमी को इस्तिस्ना हासिल है जिसके इंकिशाफात से आलमी ताल्लुकात के इनकाद में पाकिस्तान के मुफादात को नुकसान पहुंचने का खदशा हो, इसलिए ये तोशाखाना की चीज़ें नहीं दी जा सकती हैं। नई तोशाखाना पॉलिसी की मंजूरी तक तोशाखाना तहाइफ की मालूमात फराहम नहीं हो सकती। ये आज अदालत में रिपोर्ट हुई है। लेकिन जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के जो जज हैं हफीज़ साहब, उन्होंने इस पर काफ़ी जो है वो काउंटर क्वेश्चंस किए और एक और रिपोर्ट मांगी है। मैं आपको सिर्फ फवाद चौधरी साहब की इस पर रद्द-ए-अमल में एक ट्वीट दिखा देता हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। वो कहते हैं कि जी आज लाहौर हाई कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत हुई। वफाकी हुकूमत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अगर तोशाखाना का रिकॉर्ड पब्लिक किया गया तो खारजा ताल्लुकात शदीद मुतासिर होंगे। ये हैरत अंगेज़ है। सिर्फ चंद हफ्ते पहले तोशाखाना की घड़ी हुकूमत का टॉप एजेंडा थी, अब इस मौक़िफ़ से फरार इसलिए है कि अपना कच्चा चट्टा ना खुल जाए। बताइए बैरिस्टर शुएब साहब, इस मामले को आप कैसे देखते हैं? नहीं, क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है, नहीं दी जा सकती? मेरे भाई, बहुत ही एक सैड एस्पेक्ट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को जब एक पिटीशन मिली कि इमरान खान ने जो तोशाखाना से तोहफे लिए हैं, तो उन्होंने भी इसी लेटर का हवाला दिया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और हमारी बदकिस्मती देखें कि अक्रॉस द बोर्ड हमारे मुल्क के इन पॉलिटिशियंस ने हमें लूटा है। एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड
और जब इन पे कोई बात आती है तो ये एक ही आर्गूमेंट रेज करते हैं। इमरान खान ने भी यही आर्गूमेंट रेज किया, नवाज शरीफ एंड फैमिली ने भी ये आर्गूमेंट रेज किया, और जरदारी साहब ने भी ये आर्गूमेंट रेज किया। तो ये सारे एक ही आर्गूमेंट रेज कर रहे हैं। ये बेसिकली तोशाखाना का कानून पाकिस्तान के आइन के मुनाफी है। ये लोग, इनको ये राइट हासिल नहीं है, उनको पाकिस्तान के ऑफिशियल्स के तौर पर एज लीडर ऑफ पाकिस्तान उनको तोहफे मिलते हैं, ये उनका टाइटल नहीं होता। ये गेम शुरू से चली आ रही है और ये सारे मिलके देखे ना, आज तो मेरे लिए तो बड़ी एक मतलब कोई हैरानगी की बात नहीं थी कि सारे तोशाखाना रेफरेंस के जितने केस फाइल हुए हैं, नैब में हुए हैं या हाई कोर्ट में गए हैं, उसमें इन सब लोगों का कट एंड पेस्ट एक ही आर्गूमेंट है और उसका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। 19A बिल्कुल ऐसी बात नहीं करता। ये तो आर्गूमेंट है ही फेक ना कि जी इससे हमारे ताल्लुकात लोगों से खराब हो जाएंगे। इससे पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब बिल्कुल नहीं होंगे, आप लोगों के सामने एक्सपोज होंगे। ये दुनिया में एक मुल्क है जिसमें इन लोगों को तोहफे इसीलिए दिए जाते हैं कि ये फिर उनके एहलकार बनेंगे, फिर उनके लिए ये फैसले करते हैं, फिर इनको ये रास्ते बताए जाते हैं। वो लोग इन लोगों को क्यों तोहफे देते हैं? हमारे लोग रिमार्क्स के तौर पर जस्टिस आसिम हफीज साहब ने ये सवाल इसी अंदाज में उठाया जिस तरह से बैरिस्टर साहब आप कह रहे हैं। वो कहते हैं कि अगर एक BMW की गाड़ी का तोहफा आता है और कहा जाता है कि इसके बदले LNG का ठेका दें तो फिर क्या होगा? अब आप इसको खुफिया रखना चाहते हैं तो फिर क्या होगा? तो यही आर्गूमेंट आया है। मैं कैसर शेख साहब के सामने दो चीजें, कैसर साहब, एक तो वो जो पहले हमारी डिस्कशन हो रही है उससे कनेक्टेड एक क्वेश्चन है, और दूसरा ये, जब आपकी पार्टी ने घड़ी पर इतनी सियासत की तो आप नहीं समझते कि जो नवाज शरीफ साहब ने लिए हैं, जरदारी साहब ने लिए हैं, गाड़ियां ली हैं, हार लिए हैं, जिसने भी लिए हैं, कोई इंटरम भी आया है उसने भी, अगर कोई बुरी निगरान वज़ीर आज़म ने भी लिए हैं, तो वो चीज़ें क्या हमारे सामने नहीं आनी चाहिए? और दूसरा, आप ये समझते हैं कि इस वक्त इलेक्शन की बात मत करें, तो हल फिर क्या है इलेक्शन के बगैर, और वो हल इसहाक डार के पास क्यों नहीं है? असद देखिए, ये हल पिछले 5 साल से मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं, बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं, हम सब भी कह रहे हैं कि चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, बैठें, मुल्क को संभालें। ये देखिए, जब तक ये आपस में ये जो भी कोई इलेक्शन की बात कर रहा है, कह रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने जो एग्रीमेंट किया उसको इसहाक डार साहब कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, बस ये। और जो भी मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो भी मुल्क के इसमें इलेक्शनों की बात इस वक्त कर रहा है या आपस में इख्तलाफ कर रहा है, वो मुल्क को कमज़ोर कर रहा है। ये मेरी कैटेगोरिकली राय है। मुल्क इस वक्त एट स्टेक है। तो मैं किसने लगाया इससे? हम सब ने, सारी पार्टियां मिल के ये शामिल हैं। कौन पार्टी है जो शामिल नहीं है? देखिए, जब तक हम मिल के उसमें, हम तो कहते रहे, तो आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं कि सारी सियासी जमातें इलेक्शनों को भूल जाएं और इलेक्शन की बात सबसे पहले अपने रियासत को बचा लें। ये तो आप जानते हैं, हम जानते हैं, ये तो नहीं होने वाला। तो नहीं होने वाला तो मुल्क, आप मुल्क से भी ज्यादा है ये भाई। इस वक्त अलार्मिंग सूरत है, आप इसका अंदाजा ही नहीं कर। आप इमरान खान साहब कैसे बनाएंगे कि इलेक्शन को छोड़ें? अगर ये नहीं होने वाला तो हम पॉलिटिशियन कितने, मैं तो ये एक फिक्रा बात सुनना कि फिर हम ये मुहब्बे वतन पॉलिटिशियन कितने हैं जो मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। मुल्क टूट रहा है, मुल्क जो है कमजोर हो रहा है। बहरहाल मैं इससे ऊपर बात नहीं कर रहा। आपने एक शख्स की चलती हुकूमत को निकाल दिया और अब आप उससे मुतालबा करें कि अब तुम इलेक्शन की बात ना करो, तुम चले जाओ और ये इकोनॉमी, चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लो क्योंकि मुल्क खतरे में है। नहीं, हम तो अपोजिशन में भी बैठ के चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे थे जी। हमने नहीं निकाला, उसके अपने एलाई उससे हट गए। कोई एक भी हमारा वोट, उनका वोट हमें नहीं मिला, उनके एलाई। ये इसलिए बार बार ये कहना, मैं समझता मजाक करने वाले, उनके एलाई हट गए। एलाई अगर कोई उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी, अपनी मेजॉरिटी, इसलिए वो बहस तो ज्यादा फायदा नहीं है। अब मैं आपके दूसरे पॉइंट पे आता हूँ, तोशाखाना। वो बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। देखिए, इससे बड़ी फिर और रिश्वत क्या होती है कि अगर मुझे किसी ने गाड़ी दी और उसके बाद अपने काम जब करवा ली, तो फिर रिश्वत किसको बोलते हैं? करप्शन किसको कहते हैं? और आप उसको छुपा लें कि यही करप्शन होती है ना, कि हम कोई काम करवाते हैं और उसके लिए कोई तोहफा देते हैं या पैसे देते हैं। और क्या करप्शन किसको बोलते हैं? और अगर कोई कानूनी इसमें लकूना है तो सारी पार्टियां मिल जाए ना, खत्म करें इस कानूनी लकूना को, ठीक करें तोशाखाना को, पिछले बैक डेट से शुरू करें, सब देखें किस किस को कौन से तोहफे मिले हुए हैं। मेरे दोस्त असद, जब तक हम अपने मुल्क को क्लियर नहीं करेंगे, हम यही देखते रहेंगे ना, क्या ये थोड़े पैसे हैं इनके पास, पॉलिटिशियन के पास पहले थोड़ी रकमें हैं कि और तोहफे ले लेते हैं। किस बात के तोहफे ले लेते? मैंने तो अपना 97 से 99 तक तनख्वाह भी नहीं ली। मैं आज चेयरमैन बना स्टैंडिंग कमेटी का,
तो ना मैंने गाड़ी ली, ना ड्राइवर लिया, ना मैं पेट्रोल ले लूँ। तो ये क्यों नहीं ये लोग कर सकते? ये क्यों इतने पैसे वाले लोग हैं? कौन सा है इसमें जिसको ज़रूरत है पैसों की? तो अगर आपने मुल्क की लीडरशिप करनी है और यहाँ पे आके तो ये हाई कोर्ट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट जो मांग रही है तफसील, आपकी हुकूमत को कोई रिलक्टेंट नहीं होना चाहिए, देनी किसी चाहिए। को भी नहीं, देखिए हर एक को दे देना चाहिए। जी बिल्कुल देखिए, सही। तोहफे हर एक को क्या हुकूमत ने देनी है ना जी तफसील? ये हुकूमत भी, इमरान खान साहब भी दें हाँ। अपने, किसी ने जो तोशा खाना में किसी ने भी जिसने लिया है वो तो सारी तफसील आ जाएगी ना, इमरान खान की भी आएंगी, बाकी की भी आ जाएगी। और ये आएगी। मैं आपको ये भी बता दूं असद, ये कितना भी रोक लेंगे ना, अब ये रुकने वाला अभी वक्त नहीं है रुकने वाला। सही है। जो मुल्क की हालात हो गई हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। सही है। और हम अभी भी अल्लाह तल्लों में खर्च करें और तोहफे लेके लोगों के काम करें और हम लोगों को कंसेशंस दें, एग्जेम्पशंस दें। सही है। हमारे अख्तर साहब, ये तोशा खाना अब एक बार फिर मौजू बन गया। हाई कोर्ट मांग रही है, तफसीलात को देने के लिए तैयार नहीं है और इसको क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन कहा गया। जवाब मैंने आपको पढ़ के सुना दिया। क्या इस पर आप एक तो अपनी राय दे दीजिएगा। दूसरा, अगेन अगरचे आपने पहले भी इस पर बात की, लेकिन फिर जोर दे के कह रहे हैं कैसर शेख साहब कि अगर कोई इस वक्त इलेक्शन का मुतालबा करता है, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की तरफ नहीं बढ़ता, तो ये मुल्क दुश्मनी होगी। कैटेगोरिकली उनकी इस पर वाज़ेह राय है। कैसे इलेक्शन मुमकिन है सर? देखिए जी, तोशा खाना, ये जो भी आज दलाइल पेश किए गए हैं हुकूमत की तरफ से कि हमारे बैरूनी ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे, तो एक गाड़ी और एक कलम को पकड़ के जो आपने हशर किया है, और वो इतना अहम हमारा एक एलाय और मुल्क उसमें इन्वॉल्व था, वो का मुनासिब चीज़ थी। अब ये है कि देखिए, जो भी जिसको जो तोहफा मिलता है, वो मुल्क के कवानीन के मुताबिक अगर वो स्टेट फंक्शनरी उसको अपनी मलकियत बना लेता है तो उसको टैक्स रिटर्न में तो डिक्लेयर करना पड़ेगा। और दूसरा, मेरे ख्याल में इसमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, किसको किधर से क्या तोहफा मिला। मुल्कों पर डिपेंड करता है। कुछ हमारे ममालिक हैं वो बहुत ही कीमती तोहफे देते हैं, और अगर आप ये यूरोप और ये वेस्ट और ये जापान और ये सारों में जाएं तो वो कोई आपको एक पिर्च पकड़ा देता है, कोई एक प्याली पकड़ा देता है, इसके अलावा कोई तोहफे नहीं होते उधर से। तो ये जो भी मिलता है, चाहे पिर्च मिलती है, प्याली मिलती है, या करोड़ों रुपए की घड़ियां मिलती हैं या पेन मिलते हैं, वो डिक्लेयर या गाड़ियां मिलती सवाल हैं, तो वो ये उठा डिक्लेयर ये सीक्रेट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? अगर आपने कानून के मुताबिक लिया है तो ये पब्लिक होना चाहिए, पब्लिक इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत। तो मैंने आपसे यही गुजारिश कर रहा था असद कि ये पब्लिक चीज होनी चाहिए। स्टेट ऑफ पाकिस्तान को एक फंक्शनरी को तोहफा मिला है, अगर वो उसको अपनाना चाहता है, अगर तो आके जमा करा दिया, अपनाया नहीं तो ठीक है, ओके, फिर वो सीक्रेट रखें। अगर उसने मुल्क के कवानीन के मुताबिक उसमें जो भी उसमें देना पड़ती है कीमत, वो देखिए अपना लिया तोहफा, तो वो डिक्लेयर होना चाहिए वो क्या अपनाया उसने जी। ओके, सो इसमें आप डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। जो चीज तोशा खाने में चली गई वो बेश जी सर। जी सर, मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा जी हमायूं अख्तर साहब, आपके ख्याल में ये जो तोशा खाना का कॉन्सेप्ट है, जी हमायूं अख्तर साहब, तोशा खाना का जो कॉन्सेप्ट है, ये मतलब इनको क्या जेब देता है? किसी को जेब देता है कि अगर आपको एज ऑफिशियल ऑफ पाकिस्तान एक तोहफा दिया गया है, तो बाकी मुल्कों के आप मोदी साहब की बहुत एग्जांपल दे सकते हैं कि वो बंदे उसको तोहफे मिलते हैं, वो उसकी ओपन ऑक्शन करता है, फिर उससे जो रेवेन्यू आता है वो उससे बच्चों के स्कूल चलाता है। आप जरा इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लें, इमरान खान साहब अगर ये इस इशू पे मोदी साहब को फॉलो कर लेते, तो वैसे भी उनकी पॉपुलैरिटी को तो कोई मीट नहीं कर सकता, तो उनकी पॉपुलैरिटी कहां तक चली जाती। मैं बेसिकली ये समझता हूं एज ए वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ लॉ, ये जो कानून है तोशा खाना का, इसका पाकिस्तान के मतलब अलीट के साथ इट हैज बीन ड्राफ्टेड इन सच ए वे टू टेक केयर ऑफ द अलीट्स, फिर उन्हीं के लिए। अवाम का इससे क्या ताल्लुक है? मुझे अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाता हूं, मुझे एक तोहफा मिलता है, उसके ऊपर मेरा कोई राइट नहीं। जी दैट प्रॉपर्टी डज नॉट बिलोंग टू मी। अगर वो ऐसा राइट सर, ये कानून में भी तो तब्दीली होनी चाहिए ना, जो हमने कानून बना रखा है कि जी इसकी पहले तो इसको अंडर वैल्यू शो करें, फिर उसके एक मुख्तसर से 20% अदा करें। इमरान खान कहते हैं मैंने 50% कर दिया। मेरे भाई खत्म होना चाहिए है ही नहीं। बिल्कुल सही है नज़ीर लगारी साहब, मैं आपके सामने एक और चीज रखना चाहता हूं, और
जी नज़ीर लगारी साहब, एक मैं आपके सामने एक और चीज़ रखना चाहता हूं, और वो ये है कि एक तरफ हम यहाँ बहस करें कि इन हालात में इलेक्शन नहीं हो सकते, दूसरी तरफ हम बिला ज़रूरत 35, बल्कि इमरान खान साहब आज 7 हलकों में उनका नोटिफिकेशन हो गया है, तो उसमें से भी वो अगर 6 सीटें छोड़ते हैं तो 6 वो शामिल कर लेंगे, 41 हलकों में हम इलेक्शन की तरफ धकेल रहे हैं। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ सर, इसका जवाब दीजिएगा कि ये क्या हो रहा है, ये आप इसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। दोबारा आपको खुशामद कहते हैं। नज़ीर लगारी साहब, राना सनाउल्लाह साहब ने आज बताया है कि जी 35 जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं हलकों में, उसमें हम तो नहीं जा रहे, पीडीएम तो नहीं जा रही, इलेक्शन में उतर रही, इमरान खान साहब जाना चाहते हैं तो चले जाएं। ये एक्सरसाइज क्यों हो रही है? सुनिए राना सनाउल्लाह ने कहा क्या है, फिर जवाब दीजिएगा। वो 35 से नहीं, वो 17 से लड़े। इस दफ़ा हम उसको जो है ना वो बिल्कुल उसका पटा खोल देंगे कि वो जितने हलकों से लड़ना चाहे इलेक्शन लड़े, और ज़्यादा इम्कान है कि पीडीएम जो है इस इलेक्शन में नहीं जाएगी, क्योंकि 2 महीने के इलेक्शन में जाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम आगे जनरल इलेक्शन जो इंशाअल्लाह ताला अक्टूबर में होगा उसकी तैयारी करेंगे। ये क्यों हो रहे हैं इलेक्शन नज़ीर लगारी साहब? अदम इस्तेहकाम पर सब मुत्तफिक हैं, और इसमें हुकूमत भी अपनी गहरी संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही हालात मसाइल को हल करने में, और अपोजिशन भी नहीं कर रही है। असल मसला यह है कि मुल्क के असासे वो दाव पर लगे हुए हैं। मुल्क का जोग्राफिया मुझे खतरे में लग रहा है। मैं रिकॉर्ड में इसलिए लाना चाहता हूँ, कल मैं जिंदा रहूँ न रहूँ, कल इंसान की कोई ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, लेकिन मैं ये लाना चाहता हूँ कि ये जो मौजूदा ये जो आया हुआ है, बहरान आया हुआ है मुल्क के अंदर, सियासी, मुआशी, इक़्तिसादी, हर तरह का, ये बहरान जो है हमारे लिए हर तरह के खतरात रखता है। मुआशी तौर पर हम जो है कोलैप्स कर सकते हैं, हम और कई तरीके से। हमें सबसे ज़्यादा ख़तरा ये है कि हमें हर लिहाज से अपने जोग्राफिया को इंटैक्ट और सलामत रखना चाहिए, और हमें अपने आप को बचाना चाहिए। इसके लिए हमें संजीदा नहीं लगते हैं, इसलिए कि जिन के पीछे कहीं ना कहीं से कोई ना कोई डोरी हिल रही है, वो डोरी जो है वो किसी को चैन से नहीं बैठने दे, तड़पा कर रखे हुए उसने। हमारे पास माचिस और तीलियां हैं, और सब दुनिया चाहती है ये माचिस और तीलियां इनसे छीन ली जाएं। हमारे पास असासे हैं, वो चाहते हैं कि असासे इनके पास न रहें। हमारे पास मईशत को संभालने के जितने भी अवामिल हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आप मईशत को संभाल सकें। सारे घेर कर आपको एक ऐसी जगह पर ले जाना चाहते हैं जब आप दोनों हाथ उठा दें और कह दें जी मैंने हार मान ली है, मैं शिकस्त खा गया, और हम घेरने के लिए तैयार हैं। सारे के सारे अपना, हाँ, इसके लिए सब तैयार हैं। मुल्क को नुकसान पहुंचाने के अमल के लिए सब लोग तैयार हैं, बशमूल इमरान खान, बशमूल हुकूमत के अहलकार। वो नहीं चाह रहे हैं कि भाई ये सारी सूरत हाल को, मैं कहता हूं कि अगर ये चल रहा होता और आ जाते अगर अपोजिशन असम्बली में, तो कौन सी ऐसी बुरी बात थी। और आपने रिजाइन इनके इसमें पहले नहीं मंजूर कर रहे थे, आप मंजूर कर दिया। आपने जब मंजूर कर दिए हैं तो फिर आप इलेक्शन ना करते हैं। बिल्कुल सही है। ये सवाल तो मैं रख देता हूं जरा कैसर शेख साहब के सामने। बिल्कुल चाहिए नज़ीर लगारी साहब। कैसर साहब, एक तरफ आप समझते हैं इलेक्शन की बात भी नहीं पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता, बात भी मत करो, दूसरे राना सनाउल्लाह साहब को तो ऐसी कोई परेशानी उनके चेहरे पर नजर नहीं आती। वो कहते हैं 35 हल्कों में इलेक्शन है, तुम 70 में भी लड़ो और जाओ इलेक्शन लड़ो जाके। ये इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? और ये जो इलेक्शन का पूरा माहौल आपने इस्तीफे कबूल करके बना दिया है, आपकी पार्टी में भी संजीदगी की कमी है? नहीं, देखिए, अगर 35 के हम इलेक्शन नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब तो खुद हर जगह से लड़ना चाहते हैं, और अगर हम नहीं लड़ेंगे तो इमरान खान साहब 35 जगह से बन जाएंगे, सीट तो उनको एक भी नहीं मिलेगी, फिर वो रिज़ाइन करेंगे, उससे फ़र्क क्या पड़ेगा। और पहली बात ये है कि इतना अरसा हम उनको कहते रहे, मैंने भी कई बार कहा, उनसे कहते रहे कि आइए आप असम्बली में आइए, वहाँ डिबेट करें। तो आप तो आना चाहते हैं? वो अब तो आना इसलिए चाहते हैं, वो खुद उन्होंने कह दिया कि हम अपोजिशन का जो लीडर है उसको हटा के इंटरिम गवर्नमेंट के लिए देना चाहते हैं। तो अगर वो पार्लियामेंट में आएंगे तो अपोजिशन लीडर तो वही बनाएंगे ना सर? वो बनाएंगे, लेकिन डिस्कशन मकसद उनका नहीं है, उनका ये इकानमी पे बात करना मकसद नहीं है। उनका तो अपने मतलब के लिए कि इलेक्शन का इंटरिम जो प्राइम
प्राइम मिनिस्टर बने वो उनके तो आपके ख्याल में नून लीग की सही स्ट्रैटेजी है बिल्कुल कि उन्होंने 35 अब तो कोई स्ट्रेटेजी देखिए ना, इन हालात में क्या रहेगी। 35 तरतीबें मैं कह रहा हूँ अगर इमरान खान 35 जगह से बन जाएंगे, वो तो एक भी ना बना, जी जी, फर्क क्या पड़ेगा, हम नहीं लड़ेंगे तो क्या हो, 35 सीटें तो उनकी खत्म हो गई। ये क्या स्टडी, हम तो उनको कहते रहे, बार बार कहते रहे कि आप नहीं लड़ेंगे, पता नहीं उनको क्या समझ आई। पंजाब भी उन्होंने छोड़ दी हुकूमत, वो एक तरफ इलेक्शन लड़ते, अब पंजाब फिर दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे, वो 35 सीटों पे खुद इलेक्शन लड़ेंगे और बनेंगे कोई भी नहीं। तो ये मुल्क को क्यों कमज़ोर कर रहे हो यार, कोई बात तो समझो, कोई अकल की बात होनी चाहिए। ये कौन सी अकल? वो तो चाहते ही नहीं कि 35 हल्कों में इलेक्शन में जाएं, वो तो चाहते हैं कि कौमी असेंबली के इलेक्शन हो 90 दिन में। हाँ, वो ये चाहते हैं कौमी असेंबली टर्माइल तक जारी रहे, ये आपस में टर्माइल जारी रहे। मुझे कोई बात उनकी बता दीजिए ना कि उससे रिजल्ट वो क्या निकालना चाहते हैं। अच्छा, मैं एक हुमायूं अख्तर साहब ये बताइए कि इस वक्त अगर इलेक्शन चले 90 दिन में होते हैं या 6 महीने में होते हैं कौमी असेंबली के, क्योंकि अभी तो आप कानूनी और आईनी तौर पर दो सूबों में गए हैं ना इलेक्शन के लिए, अगर कौमी असेंबली में नहीं होते, आप कुछ तजवीज़ करना चाहेंगे इकोनॉमी की सिचुएशन को बेहतर करने के लिए? आप अपने तजर्बे की रोशनी में इसहाक डार साहब के पास कोई हल है भी या नहीं है, यानी उनके हाथ पांव बंद चुके हैं या वो कुछ ऑप्शंस हैं उनके पास जो वो कर नहीं रहे? एक दो चीज़ें मैं क्लियर कर लूं। इस प्रोग्राम में कहा गया कि ये सारी पीटीआई की गलती है। मैं गुजारिश करूं कि हमारे दौर में जो भी हुआ, 6th रिव्यू और 7th रिव्यू हुआ, उसके बाद 8th रिव्यू अगस्त में आके मिफ्ता इस्माइल ने किया, जो कि ये प्रोग्राम IMF का बैक ऑन ट्रैक था, और अब 3 महीने से ये स्टॉल हुआ है। ये मैं इस पे पहले गुफ्तगू कर चुका हूं। इसमें इस वक्त बाकी चीज़ें हम स्ट्रक्चरल चेंजेस और मुल्क के इकोनॉमिक मसाइल बाद में करेंगे। अभी बगैर देर लगाए अगर किसी को मुल्क की परवाह है तो जाके ये IMF प्रोग्राम को फाइनल कर लीजिए, वरना इस वक्त बहुत ही प्रिकेरियस सूरत हाल है। दूसरी चीज़, इधर कहा जा रहा है कि हमारे पास इलेक्शन के पैसे नहीं है, लेकिन मैं गुजारिश करूं कि इस वक्त मुल्क में रुपयों की कमी नहीं है, इस वक्त मुल्क में डॉलरों की कमी है। ये LCs जो नहीं खुल रही, वो डॉलर नहीं है मुल्क के पास, डॉलर खत्म हुए हैं, इस वजह से LCs नहीं खुल रही। ये फर्क चीज होती है। मुल्क का जो अपना बजट है, जो मुल्क का अपना सरमाया होता है, मुल्क का जो अर्निंग होती है, वो एक अलग चीज है। दूसरी तरफ बैलेंस ऑफ पेमेंट चल रहा होता है, स्टेट बैंक कंट्रोल कर रहा होता है, वो सारे का सारा मुल्क का पैसा होता ही नहीं है, उसमें एक्सपोर्ट्स का होता है, वो मुल्क का पैसा हो गई, एक्सपोर्ट्स का पैसा। लेकिन देखिए, तो हम ये चाह रहे हैं हमारा नोट छाप के पाकिस्तानी करेंसी तो डेवलप कर मैं बात मुकम्मल कर लूं, मैं जरा बात मुकम्मल कर लूं, 1 मिनट अगर इजाजत दें। कुछ सीरियस गुफ्तगू है, मुल्क बड़े परेशानी की हालत में है। देखिए, हमारा कहना सिर्फ ये है कि इस वक्त एक इलेक्शन कराइए। ये मैं आपको गारंटी दे के कहता हूं कि ये जो लंदन में जो काम हो रहा है ना, लंदन में काम, वो किसी सूरत में जो इस्लामाबाद में हुकूमत बैठी हुई है उनकी, उसको IMF प्रोग्राम में नहीं जाने देंगे किसी सूरत में। और वो दिवालिया भी नहीं। मेरे ख्याल में लंदन का नतीजा ये निकलेगा कि नवाज शरीफ साहब अहकामात जारी करेंगे कि नेशनल असेंबली का इलेक्शन भी कॉल करो। अब जरदारी साहब क्या करते हैं सिंध में, वो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वो अहकामात जारी करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में इस वक्त PMLN ये किसी सूरत में नहीं चाहेगी कि एक तो IMF का प्रोग्राम करे और 25% से महंगाई 40% हो जाए और लोग उनको और गालियां दें, और दूसरी तरफ पंजाब और KPK में जो दुनिया की कोई ताकत इस इलेक्शन को डिले नहीं कर सकती, वो इलेक्शन करा के, और जब अगर टाइम पे अक्टूबर में इलेक्शन हो तो PTI की हुकूमत बैठी होगी सिंध, ये KPK में और इधर, और कोई केयर टेकर नहीं होगी। ये नहीं कोई चाहेगा, ये वो नहीं चाहेंगे। मेरे ख्याल में, मैं आपको सही है, बिल्कुल आप कहते हैं कि हालात सारे ये कह रहे हैं कि इलेक्शन एक साथ होने चाहिए। अब अक्रॉस द बोर्ड एक इलेक्शन आ रहा है, अब इलेक्शन आ रहा है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया हुमायूं अख्तर साहब, बैरिस्टर शोएब रज़ाक साहब, नज़ीर गाइस साहब, कैसर अहमद शेख साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।